हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6। इसमें आज हम करेंगे पोस्ट मौर्यन डेवलपमेंट्स, यानी जो है मौर्योत्तर काल की क्या विशेषता थी और इस समय कौन कौन से वंशों ने जो है अपना प्रभुता जो है भारत पे स्थापित किया था। तो इसके विषय में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। ये टॉपिक कई मानने में हर एक क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे वो सीबीएसई से पढ़ते हो, चाहे एनआईएस बोर्ड से पढ़ते हो, चाहे यूपी बिहार बोर्ड के बच्चे हो, किसी भी बोर्ड के बच्चे हो, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अगर उनके सिलेबस में मौर्योत्तर काल के विषय में है तो इसका मतलब ये टॉपिक उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और ये टॉपिक आपको हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम के साथ साथ डिस्प्ले भी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में होगा। लेकिन आपको पता है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Early history of the southern India. There is the most important. The first point here, a megalithic culture of the South India. There is a megalithic culture of South India. The Neolithic is a phase of the South India which is highlighted by the use of polished stone. Axes and the blade as tools was succeeded by the megalithic culture. There is the 1200 BC to the 300 BC. There is a most important time. Amethyst is where is the terms and sport consist of the burials of graves is covered with the is a hoggish mega stone, and there is the most occasions to localize it outside the settlement area. Or this megalithious burial will have to the yard there false iron object from South India, and the beside and this use of the black and red were poetry was also a distinctive feature of the megalithic people. This megalithic has been found in the large number for the Nagpur area in the Maharashtra, in the northern to the southern tip of the Indian peninsula, and prominent sites that has yard to the megalithic grave include a Brahmgiri. Amaski is Karnataka, and Chalunars is the Tamil Nadu, and Janapan is near Nagpur, Maharashtra. There is a most important from here a megalithic culture of South India. Identically, iron tools has been found to universally form all the metallic gaps, and these tools were indicate of their craft activities and include a arrowhead of the daggers, a sword, and the spear head, tridents, and battle axes. And the horse is a Pologiseer is a strictly etc. And this artifact is along with the food gain such as the wheat, rice, etc. and found at a various megalithic sites indicate that a megalithic people flowed from to the livelihood, agro-pastoral and the hunting activity. And this megalithic period is a South India was of flowing by the Sangam age. There is a most important Sangam age. Here the Sangam age, there are Sangam age referred to that is a period in the earlier in the history of South India when to large number of the poem in a Tamil were composed by the number of author. The term is a Sangam is referred to on the assembly to the meeting together of Tamil poet. Traditionally, the three Sangam or assemblies that are believed to has been to the convent one after the other. All the three is a Sangams took place at a different place under the patronage of the Pandya kings of their Madurai.
Poem within the Sangam literatures will compose on two border themes of love and the war. There is a most important theme here, love and the war. It was later put up together in the eighth collection is called to Etho Gai, and this is a literature is believed to has been to the composed between 300 BC and 300 AD. There is the most important time here. A remarkable feature of the Sangam literature is a very vivid is a portrayals of the contemporarily is the society and culture of Tamil Aham. Our Tamil religious and it is a peacefully and harmonious is an interaction with the northern Aryan culture. There is the most important here. Tamil Alam is the stretch is between to the hill of the Tirupati and the tip of the Kanyakumari. It was divided amongst a large number of chieftains and their chiefs as was the hereditary. There is the important chieftains who is dominated Tamil religious during to the Sangam as were the Chols, with there is a capital of Udaipur, and there is a chairs was the capital of Vaniji, and near of Karur, and there is a Pandyas with their capital of Madurai, and there is a Chol is a Pandya, and Cheras as a serval subordinate chiefs and tribute from to subordinate its chiefs along with the plunder were the main source of revenue, and there was a frequent conflict between to the Chelas and the Pandyas. It will give a large scope to the Sangam poet to the compose poem on a war. The whole Tamil Halams is there the period was divided into five tenancies or ecozone, and the zone based on their economical resource, and this were to the Kuranjini hill of religious and palace, arise zones and Mulais as a pastoral tract, and the Marudham and the wasteland is the nettle of sea quarters, and this zone is where not be clearly demarcated and where is a scattered all around the religions. Because of their different geographically context and ecological specialties of people in different stanzas, and had there is urban mood of the substance. For example, is a Kuranzis, it was the hunting and gathering in a palai. Whereas the peoples could not be produce anything, they took to the rearing and the plunderings. And the Malays, the people practice is the animal husbandry in the Marudham. It was the plot to the agriculture, and Natals is people took to the fishing and salt making. Third, the concept of the Varn was the now is a social class in the Sangam period were not marked by the higher or lower ranking as the North India. For example, Brahman were present in society and they perform a Vedic ceremonies, and there are the sacrifice, and there is also act of the advisor to their chief, but they enjoy no special privileges. And people were to now on the basis of their occupation by fluid such as the artisan, salt merchant, textile merchant, etc. And the rich live in the well decorated brick and house, and the world is a coastal cloth, and whereas the poor live in the mud huts, and there is a scattering cloth to the wear. That is the most important for this time on condition on a people. The war heroes occupy a special position in a society. There is the most important. The war heroes occupy the special position on the society. On the memorial stones called Nadukal or Birku, Kal is where to arise in the honor of those who is a die in a fighting. And there is a war shipped in the godlings. And the woman in the Sangam period is appeared to has been to the educated. There is the most important for a Sangam period. The woman is educated, and this is a testified by the many poem contributed by the woman poet and to be Sangam literature. There is the most important woman poets to the Sangam literature, and women are also described as engaged in a various economics activities such as a paddy plantation, cattle, raidings, basket making, spinning. There is sector is the most important activity he is doing for the woman. That is the most important. However, there is a curious practice of the sati was also prevalent in a Tamil society. There is a bad thought for the word bad society. There sati is the was the preventive of Tamil society,
and it was now to the Tipale Dal. And but it is the not obligated, there is a reference to the with thus present in society. However, there is a position was the miserable as Devara promoted to be decorate himself to the participate in any form of amusement. There is the most important, but there is a bad custom. The people were engaged in the various economical activities such as agriculture, craft, and trade. The paddy was the most important crops, and it is formed by the main part of peoples is a diet, and they are also served to the medium of the better exchange for the inland trade. Sanda Tamil is a religious ghost, not have a perennial rivers. The chief wherever is possible to the encourage of the agriculture activity by the making tanks and dam. The Chose king is a curricles of the Sangam as is created with the constructing a dam on the river Kaveri. It is the most important here. It is considered to be there is the earliest dam in the country. Among their craft, their most important was the spinning of weaving of textile and cotton as well as the silk. The salt manufacture was another important activity on this period. The most important feature of the Sangam economies was a flourishing trade with the Roman world. It is confirmed by the recovery of a large number of Roman gold coin in South India. The discovery of the monsoon and the use of direct sea routes between to the India coast and the western world, as the mentioned earlier, was the main reason for the growth of this trade. It led to rise of important town and craft centers in the Tamil regions, and when G is identified with the present day of Karur in a Tamil Nadu, was the capital of the Cheras and also an important center of trade and craft. Mazaris is their Keranago on the southwest coast and was the foremost port of the Cheras, and we are told that is the Roman ships laden with the gold used to the come here to take back large amount of papers and Madurai, their capital of Pandyas, in described in the Sangam is a poem as a large city. Then close by the wall, and it was the important center of fine textile and various working. Kovais in the Tiruvennalur of district of Tamil Nadu was an important Pandya port. It was famous for the Pevalas and the Years and Tiruchirappalli in Tamil Nadu. The capital of the Chose was a grand city with the magnificent of buildings, and Kaveri Pattalams or Pohar was the main Chol port. There is the most important here, Kaveri Pattalams, and the port was the Chol port, and the Sangam poem referred to the voice of market guarded by the soldier. In the field of religious is a Sangam period witnessed as a close and peacefully interaction between the North India and South India tradition. The Brahmins who is performing religious ceremonies is a popularized the worship of Indra, Vishnu, Shiva, etc. in South India. And there are also references to the presence of Buddhist and Jainism of Tamil regions. And local people are particularly those of the hill worship is a dialect called to the Murugan, and which is the northern India's come to identify the Kartike or war god. There is the most important for this time our local people are Murugaran. Murugaran is the most important god which is the northern India and identify with the Kartike is a war god. In the short, the Sangam literature throws its poem on the love and emotion. There is a love and emotion and the welfare of social behavior poems. On the walls present is a picture of political, confessed and social inequality and economical poverty of the earlier Tamil regions, and during to the 300 BC to 300 AD. There is a most important time for this Sangam is as यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है बहुत ही महत्वपूर्ण दक्षिण भारत का आरंभिक इतिहास। देखिए दक्षिण भारत का आरंभिक इतिहास किस प्रकार की थी ये जानना हमारे लिए बहुत रोचक रहेगा और समझना भी आसान रहेगा,
क्योंकि दक्षिण भारत का आरंभिक इतिहास अपने में बहुत कुछ समेट रखा है। तो आपको अगर इसको जानना है, समझना है, तो पूरे वीडियो को देखना ज़रूरी है। अगर आप अधूरा देखोगे तो आपको जो है सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। मेरा तो ये विचार होता है अगर आपको समझना है अच्छे से तभी मेरे चैनल पे आइए, तभी ये वीडियो को देखिए। क्योंकि अगर आप इसको अच्छे से समझिएगा नहीं तो मेरे बताने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। और तभी मुझे फ़ायदा मिलेगा जब आप अच्छे से समझिएगा और समझ के अच्छे एग्ज़ाम में कीजिएगा, तो ये तिरपान स्टडी सेंटर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगा। तो यहाँ पर जैसे हम बात करने जा रहे हैं दक्षिण भारत का प्रारंभिक इतिहास। देखिए ये संगम वंश के अंतर्गत था, तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है कि दक्षिण भारत की जो है महापाषाणिक संस्कृति किस प्रकार की थी। देखा जाए तो दक्षिण भारत में नव प्रस्तर काल, जिसमें पत्थरों को परिष्क और कुल्हाड़ी तथा जो है धारदार हथियारों के प्रयोग की हमें झलक साफ मिलती है, के बाद जो है महापाषाणिक संस्कृति अस्तित्व में आई, जिसका समय अवधि जो है 1200 ईस्वी पूर्व से लेके 300 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। महापाषाणिक विशाल पत्थरों के साथ दफन तथा कब्रों को जो है संग्रहित करके जो है गुबंद स्थल हुआ करते थे, यानी इससे गुबंद बनाया जाता था जो कब्रों को दफनाया जाता था। अधिकतर वह निवास स्थल से दूर ही स्थित होते थे, क्योंकि ये निवास स्थान के आसपास नहीं रखना जो है उचित माना जाता था। इन्हीं महापाषाणिक दफन स्थलों से दक्षिण भारत से प्रथम लोह पदार्थ को उपलब्ध कराया गया। इसके अतिरिक्त काले तथा लाल मिट्टी के बर्तन जो है महापाषाणिक सभ्यता की विशेषताएं थे, और ये महापाषाणिक महाराष्ट्र में नागपुर के उत्तर से लेकर भारतीय प्रायद्वीप के जो दक्षिण बिंदु तक जो है बड़ी संख्या में पाए जाते थे। महापाषाणिक के महत्वपूर्ण स्थान रहे जो है ब्रह्मगिरी, मस्की, कर्नाटक, आदिचलवनूर, तमिलनाडु तथा नागपुर, जो कि महाराष्ट्र के निकट जो है ना जूना पानी माना गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्षेत्र थे। कहते हैं लोहे के औजार हर एक महापाषाणिक कब्र में पाए गए थे, यानी जो कब्र दफनाए जाते थे उसमें महापाषाणिक कब्र में जो लोहे के औजार होना एक स्वाभाविक बात बन गई थी। ये औजार उनकी शिल्प गतिविधियों की ओर संकेत करते थे कि वो लोग शिल्प कला में बहुत ही माहिर थे, तथा उनमें मुख्य है तीर का सिरा, कटार, तलवार, त्रिशूल, कुल्हाड़ी, हसियक, कुदाली तथा इस हल इत्यादि। तो ये सारे के सारे जो थे बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट औजार थे जो हमें उनके कब्रों से प्राप्त हुई थी। इन औजारे के साथ जो है महापाषाणिक स्थानों में अनाज जैसे चावल, गेहूं की उपलब्धता यह संकेत करते हैं कि महापाषाणिक जो है वंशज अपनी आजीविका के लिए कृषि तथा शिकारी गतिविधियों पर जो है निर्भर हुआ करते थे। और दक्षिण भारत में महापाषाणिक सभ्यता के पश्चात जो है संगम काल का आरंभ हुआ, यानी जैसे ये काल महापाषाणिक काल सभ्यता खत्म हुआ, संगम काल जो है आरंभ हुआ, और संगम काल के आरंभ का सूत्रधार इन्हीं समय अवधि में देखा जा सकता है। यहाँ पर देखा जाए तो संगम काल भी बहुत इम्पोर्टेंट समय अवधि थी, जिसमें हर तरह के जो है बदलाव देखने को मिला। कहते हैं यहाँ पर जो है हम हर तरह की बातों को यहाँ विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इवन की स्त्रियों की जो है दशा जो है संगम काल में किस प्रकार की थी, इस पे जो है विस्तार पूर्वक चर्चा भी करेंगे। कहते हैं संगम काल से तात्पर्य जो है दक्षिण भारत के आरंभिक इतिहास का ये युग है जब तमिल कवियों द्वारा बड़ी संख्या में तमिल कविताओं की रचना की गई थी। यानी संगम काल में देखा जाए तो बहुत से जो है तमिली कवि जो थे उन्होंने तमिल में कविताओं की रचना की थी। संगम शब्द कवियों के जो है समागम या एक साथ आने को बताता है, यानी संगम का अर्थ आप जानते ही हो कि मिलना, ठीक है, एक दूसरे में मिल जाना या संगम होना। तो इस समय संगम काल इसलिए कहा गया क्योंकि बहुत से कवि जो दूसरे भाषाओं में लिखते थे आपस में मिल के जो है कविताओं की जो है लड़ियाँ लगा दिया। परंपरागत रूप से एक के पश्चात एक 3 संगम आयोजित किए गए। सभी तीनों संगम जो है मदुरो के पांड्य शासकों के संरक्षण में विभिन्न स्थानों पर आयोजित किए गए। यानी देखा जाए तो 3 संगम जो थे वो उस समय लगाए गए और पांड्य के शासक ने इसका जो है संरक्षण भी किया। कहते हैं संगम साहित्य में रची कविताएं 2 विषय वस्तु पर आधारित थी, प्रेम और युद्ध पे। यानी प्रेम और युद्ध पे जो था संगम वंश के सभी जो है कविताएं आधारित थी, जिन्हें बाद में जो ताईगई नामक 8 संग्रह में संग्रहित कर दिया गया। यानी देखा जाए तो इसको बाद में जो है तो तागाई नामक 8 संग्रहालय में से संग्रहित कर दिया गया, क्योंकि आने वाला पीढ़ी भी इससे आनंदित हो सके। इस साहित्य का जो है सृजन काल माना जाता है कि ईसा पूर्व 300 से लेकर 300 ईस्वी तक है, यानी बैकवर्ड से लेकर एडी तक जो है इसके समय अवधि बताई गई, तो 600 के आसपास माना जा सकता है।
ठीक है। इस साहित्य की एक जो है सर्वमान्य विशेषता तत्कालीन तमिल समाज का विविधतापूर्ण वर्णन तथा उत्तर आर्य सभ्यता के साथ जो है सामंजस्यपूर्ण रिश्तों का इसमें विवरण हमें मिलता है कि यहाँ पर जो है आर्य के साथ कैसे इनका रिश्ता था, इस बात का जो है विस्तार पूर्वक हमें जो है ज्ञान प्राप्त होता है। देखा जाए तो तमिल क्षेत्र जो है तिरुपति की पहाड़ियों से लेकर कन्याकुमारी के छोर तक विस्तृत था और यह बड़ी संख्या में कबीलाएं समूह में विभक्त था तथा कबीलों के सरदार की परंपरा वंशवादी थी। यानी यहाँ पर साफ शब्दों में बात बताई गई है कि तमिल क्षेत्र जो है तिरुपति पहाड़ियों से लेकर कन्याकुमारी के छोर तक ये विस्तृत था और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि ये समूहों में जो है कबीलाएं समूह में विभक्त हो रखे थे। यानी उस समय कबीलाओं में थे और उनकी सरदार जो था एक वंशवादी होते थे, यानी एक के बाद एक बनने वाले जो थे उन्हीं के परिवार से बना करते थे। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, वंशवादी। देखा जाए तो संगम युग के दौरान तमिल क्षेत्र पर शासन करने वाले बड़े ही कबीलाएं सरदार चोल जिनकी राजधानी थी उरेयर, यानी ये चोल वंश के शासक थे जिनकी राजधानी इन्होंने बनाया था उरेयर। चेर जो है जिनकी राजधानी थी और बंजी फरूक के निकट था, यानी कहाँ पर था ये, बंजी करूर के निकट था। तथा ये पांडव जिनकी राजधानी थी मदुरै, ठीक है, पांड्य जो थे सम्राट थे उसकी राजधानी कहाँ थी, मदुरै। चोल चेर अथवा पांड्य के बीच बार बार संघर्ष होते ही रहते थे, यानी बार बार युद्ध होते रहते थे, इसलिए इनके समय की कविताओं में युद्ध और प्रेम की बातें जो है साफ हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसके फलस्वरूप संगल कवियों ने युद्ध आधारित कविताओं का जो है सृजन की प्रेरणा इन्हीं से प्राप्त हुई, क्योंकि बार बार संघर्ष करने का अर्थ था कि इनसे एक नई सीख लिया जा सके। कहते हैं इस युग का तमिल क्षेत्र 5 जो है टिनाइयों अथवा आर्थिक क्षेत्रों में विभाजित तथा अर्थात विशेष आर्थिक सूत्रों पर आधारित थे। वो थे कुरैनंजी पहाड़ी क्षेत्र, पलाई निर्जल क्षेत्र, जो मुलाई चरवाहा क्षेत्र और मरुदम नम क्षेत्र और नीतल यानी समुद्री तट। यानी देखिए इसको जो है विभिन्न विभिन्न भागों में विभक्त किया गया था, जिसको हम कुरैनंजी किसको कहते थे, पहाड़ी क्षेत्र को, और पलाई किसे कहते थे, निर्जल क्षेत्र को। यानी निर्जल का मतलब होता है जहाँ पर जल की एक बूंद भी ना हो, उसे निर्जल क्षेत्र कहते थे। मुलाई यानी चरवाहा क्षेत्र, यानी जहाँ पर जानवरों को चराना बहुत आसान था। नम क्षेत्र यानी मरुदम, नम क्षेत्र का मतलब था जहाँ पर पानी की मात्रा पाई जाती थी। और उसके अंतिम चरण में था नित्तल यानी समुद्री तट, जो समुद्री तट के निकट होता था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है जिसको आपको दिमाग में रखना चाहिए, क्योंकि ये जो है यूपीएससी एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन जो है बनाए जाते हैं जहां बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हमने आज तक तो कभी पढ़ा ही नहीं इसके बारे में। ठीक है, इन क्षेत्रों का जो है सीमांकन स्पष्ट नहीं था तथा पूरे क्षेत्र में बिखरे हुए थे। अपनी विभिन्न भौगोलिक संदर्भों तथा पर्यावरण विषमकों विशेषताओं की वजह से विभिन्न जो है टिनाइयों के नागरिकों के अपने स्वयं के निर्वाह के लिए जो है स्वयं के माध्यम थे, यानी वो स्वयं अपने सारे कार्य किया करते थे, जो उनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट विशेषताओं में से एक मानी जा सकती है। जैसे कि कुरैशी में शिकार करना तथा कंदमूल चुनना था, पलाई में जहाँ कुछ उत्पादन संभव नहीं था यह आक्रमण तथा लूटपाट था। यानी देखा जाए तो यहाँ पर जो है शिकार करना, कंदमूल चुनना, ठीक है, पलाई में जहाँ उत्पादन संभव नहीं था यह आक्रमण तथा लूटपाट था। मुलाई में पशुओं के देखभाल के रूप में या मरुदम में कृषि तथा नीतम में यह मछली पकड़ना तथा नमक उत्पादन करना इनके व्यवसायों में से एक माना जा सकता है। हालांकि वर्ण व्यवस्था का ज्ञान होने के बावजूद भी उत्तर भारतीयों की भांति संगम काल में जो है समाज के वर्ग को उच्च तथा निम्न श्रेणियों में नहीं पहचाने जाते थे। जैसे समाज में ब्राह्मणों का जो है अस्तित्व था, तभी सभी वैदिक कर्मकांड तथा समारोह वे ही जो है संचालित किया करते थे। यानी देखा जाए तो इस समय ब्राह्मण का बहुत बोलबाला था, सारे कर्मकांड जितने भी होते थे ब्राह्मण के द्वारा संपन्न किए जाते थे, और ब्राह्मण का उस समय वर्ण जो है बहुत काफ़ी ऊपर रखा जाता था, जैसे हर एक समय में हमने देखा है। तो संगम काल में भी कुछ इसी तरह के जो है दृश्य हमें देखने को मिलती है। ये जो आपके समक्ष दिख रहा होगा, आप आश्चर्य हो गए कि ये चीज़ है क्या। ये देखा जाए तो महापाषाणिक कब्रें हैं। कब्र का मतलब जहाँ पर जो है मृत्यु को दफनाया जाता था, कुछ इस तरह से जो है वहाँ पर बनाया जाता था। कहते हैं जो है महापाषाणिक समय अवधि में उनके दफनाने का भी अपना एक स्टाइल तरीका हुआ करता था, जो आपके समक्ष ये प्रस्तुत है। ये काफ़ी विस्तृत है और बहुत ही विचित्र है, और इसको देख के आप आश्चर्यचकित हो जाओगे, और आश्चर्यचकित और भी होगे जब दूसरा आप जो है चित्र को देखोगे।
देखिए ये भी जो है एक कब्र है जो महापाषाणिक समय के काल के अंतर्गत बनाई जाती थी। आप देख सकते हो कि बड़े बड़े पत्थरों को इकट्ठा करके जो है यहाँ पर ये बनाया गया है और गड्ढा खोद के जो है उसको अंदर बनाया गया है। और कहते हैं ये कब्रें उस समय जो थी शहरों से काफ़ी दूर बनाई जाती थी। ठीक है, शायद उसका कोई अपना एक महत्व रहा हो, क्योंकि हमें भी पता है कि कभी भी जो है मृत शरीर जो होता है कभी भी शुद्ध नहीं माना जाता है। तो वो लोग भी शायद इस बात से जो है अवगत थे और उनको ये समझ जरूर थी, तभी जो जाके ये जो है शहरों से दूर कब्र का जो है बनाते थे और वहाँ दफनाया करते थे। तो ये अपनी उनकी विशेषता थी। यहाँ महापाषाणिक युग के समय जो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट दृश्य जो था। हम जो बात वहाँ पर कर रहे थे कि उस समय के जो समयकालीन में जो ब्राह्मणों का स्थिति बहुत इम्पोर्टेंट था और वो हर एक जो है कर्म कांड किया करते थे। कहते हैं वहाँ उस समय जो था ब्राह्मण का सिर्फ कर्म कांड ही कराना नहीं था, बहुत और भी कार्य था, जैसे कि सरदारों को सलाहकार के रूप में कार्य करते थे। यानी सरदारों को जो है सलाह भी दिया करते थे और सरदार जो है सलाह लेने के लिए पंडित के पास ही जाते थे, यानी ब्राह्मण के पास ही जाया करते थे। तो ब्राह्मण का उस समय बहुत अपना विशेष स्थान था, किंतु उन्हें समाज में विशेष अधिकार प्राप्त नहीं था। ये सबसे बड़ी विडंबना थी कि वो सभी कर्म कांड करते थे, सरदारों को सलाह भी देते थे, लेकिन उन्हें जो है समाज में विशेष अधिकार प्राप्त नहीं था। यानी विशेष अधिकार न देना संगम वंश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है बात यहाँ आता है। व्यक्ति अपने जो है व्यवसाय के अनुसार ही जाने जाते थे। जो जैसा व्यवसाय करता था वैसा ही उसको नाम पड़ता था, जैसे आज के समय में होता है। जैसे कारीगर, शिल्पी, नमक विक्रेता, व्यवसायी, कपड़ा व्यवसायी, तो इसी तरह से जो वहाँ पर कार्य संपन्न किया जाता था। संपन्न वर्ग ईंटों से बने पक्के मकानों में निवास करते थे। यानी देखा जाए जो वर्ग संपन्न थे, अर्थ अमीर थे, वो ईंटों के बने हुए मकानों में जो है अपना निवास स्थल बनाते थे तथा मूल्यवान वस्त्र धारण किया करते थे। वही निर्धन वर्ग जो है मिट्टी की झोपड़ी में निवास करते थे और साधारण वस्त्र धारण किया करते थे। देखिए ये जर्नली बात है जो हर एक समय काल में हमें देखने को मिला है। राजा महाराजा अमीर जो थे महलों में रहा करते थे और गरीब जो है झुग्गी झोपड़ी में ही रहते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। आज आधुनिक युग में भी आप देखोगे कि झुग्गी झोपड़ियों की संख्या हद से अधिक है और जो बड़े लोग होते हैं, जो पैसे वाले होते हैं, वो बड़े बड़े घर में रहते हैं, बड़े बड़े कमरों में रहते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। हर एक समय काल में इस तरह के दृश्य जो है एक आम बात मानी जा सकती है। योद्धाओं के समाज में विशेष स्थान प्राप्त था तथा ये युद्ध करते समय अपने प्राण जो है अर्पित करने वाले योद्धाओं के सम्मान पत्थर के स्मारक और नटुकल और विरुकल स्थापित किए जाते थे। देखिए बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि उस समय जो योद्धाएँ थे, अगर उनकी मृत्यु हो जाती थी तो उनको जो है समाज में बहुत सम्मान मिलता था। ठीक है, उनके मरण उपरांत जो होता था सम्मान में पत्थरों स्मारक और नटकुल और विरुकल स्थापित किए जाते थे, जो उनके जो विश्वास और उनकी वीरगति पर जो है दी जाती थी। जो योद्धा जो है मृत्यु को प्राप्त करते थे उन्हें देव प्रतिमाओं के समान पूजा जाता था। ये भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि जो योद्धा युद्ध में मारे जाते थे उन्हें देव प्रतिमाओं के समान जो है पूजनीय माना जाता था, क्योंकि उन्होंने जो है अपना प्राण को निछावर किया था। तो ये संगम वंश की सभी विशेषताओं में से एक इम्पोर्टेंट विशेषता मानी जा सकती है। संगम युग की महिलाएं शिक्षित प्रतीत होती थी। यानी देखा जाए तो संगम युग की महिलाएं शिक्षित होती थी। वो संगम साहित्य में कवित्रियों द्वारा रचनाओं के योगदान से ज्ञात होता है कि महिलाओं की क्रियाशीलता आर्थिक गतिविधियों में भी मिलती है। यानी देखा जाए तो संगम वंश के अंतर्गत जो है महिलाएं शिक्षित हुआ करती थी, क्योंकि कहा जाता है कि साहित्य में कवित्रियों की काफ़ी रचनाएं देखने को मिला है। यथा धनारोपण, पशुओं का पालन पोषण, टोकरी निर्माण, धागा बनाना इत्यादि उनका तो वर्क था ही था, प्लस वो साहित्य में भी अपना जो है चलो सीमा तक पहुंच रखे थे। हालांकि सती प्रथा जैसी क्रूर परंपरा भी तमिल समाज में अस्तित्व में थी। यानी देखा जाए जो बुराई है सती प्रथा वो भी उस समय अवधि में था और इसे जो है तीपातय दल कहते थे, यानी तीपायत दल कहते थे। किंतु यह जो है बाध्यकारी नहीं थी, क्योंकि समाज में कई विधवाओं को संदर्भ भी प्राप्त होते थे। हालांकि उनकी स्थिति जो है शोचनीय थी, क्योंकि उनके जो है साज श्रृंगार पर तथा किसी भी प्रकार का अमोद प्रमोद में भाग लेने पर प्रतिबंध था। यानी बहुत बड़ी विडंबना थी उस समय। ये कुप्रथाओं ने अपना जो था जरूर जो है अपना जो है चंगुल फंसा रखा था, जिसकी वजह से औरतों को जो है सम्मान तो मिला, लेकिन उनको जो है तकलीफ भी कम नहीं थी।
संगम वंश के लोग जो हुआ करते थे वो लोग कृषि, शिल्प और व्यवसाय जैसी विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में सदैव व्यस्त रहते थे। यानी देखा जाए तो संगम वंश के जो लोग होते हुआ करते थे वो लोग कृषि, शिल्प और व्यवसाय जैसी गतिविधियों में सदैव ही व्यस्त हुआ करते थे। धान सर्वाधिक महत्वपूर्ण पैदावार मानी जाती थी उस समय के अंतराल में। यह लोगों के भोजन का भी अभिन्न अंग होने के साथ साथ वस्तु विनिमय में भी काफ़ी काम आती थी। क्योंकि तमिल क्षेत्र में निरंतर बहने वाली नदियां नहीं है, अंततः शासक वर्ग जो है तालाब तथा बांधों का निर्माण करके कृषि गतिविधियों को प्रोत्साहित किया करते थे। यानी वो अपने तरीके से कृषि करने का जो है उपाय ढूंढ चुके थे। चोल शासक जो है करिकल की कावेरी नदी पर बांध का निर्माण कराने का श्रेय भी जाता है, यानी चोल शासक को जाता है। इस क्षेत्र में प्रथम बांध होने का भी गौरव प्राप्त है। शिल्प के क्षेत्र में सूती तथा रेशमी वस्त्रों की कताई सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी। कहते हैं नमक उत्पादन अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों में से एक मानी जाती थी, क्योंकि नमक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता था। संगम काल की सबसे विशिष्ट विशेषताएं रोम साम्राज्य के साथ जो है व्यापारिक प्रगति थी। ये सबसे इंपॉर्टेंट था कि व्यापार करने के लिए वो जो थे रोम साम्राज्य के साथ व्यापार करना संगम वंश का सबसे विशेषताओं में से एक मानी जा सकती है। दक्षिण की सबसे विशेष विशेषता जो है रोम साम्राज्य के साथ व्यापारिक प्रगति थी, और लेकिन दक्षिण भारत में मिली रोम जो है मुद्राओं से इस तथ्य की पुष्टि भी हो जाती है। जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि मानसून की खोज तथा भारतीय तटीय जो है पश्चिमी विश्व के मध्य प्रत्यक्ष समुद्री मार्ग इस व्यवसाय प्रगति का मुख्य कारक रहा। ये इसने जो है तमिल क्षेत्रों में नए जिलों तथा शिल्प केंद्रों को जन्म भी दिया है। कहते हैं वन जी की तमिलनाडु में वर्तमान करूर के नाम से भी जाना जाता है। चेर वंश की राजधानी होने के साथ साथ व्यापार तथा शिल्प का भी महत्वपूर्ण केंद्र था। मुजीरिस तथा अथवा दक्षिण पश्चिमी तट पर जो है कैगोनोर चेर साम्राज्य का सर्वोत्तम बंदरगाह माना जाता है। हमें बताया जाता है कि सोने से लदे रोम के पोत यहाँ आते थे और तथा बड़ी मात्रा में काली मिर्च ले जाया करते थे। यानी काली मिर्च के लिए ये बहुत काफ़ी मनपसंद चीज़ हुआ करता था, यानी बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट था। कहते हैं यह उत्कृष्ट वस्तुओं तथा हाथी दांत का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी था। देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात है कि हाथी के दांत भी वो लोग यहीं से ले जाया करते थे। तमिलनाडु के जो है तिरुवल्लुवर जिले में स्थित जो है करुकोई पांडे का प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था, और यह अपने मोतियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। चोल वंश की राजधानी जो था उरैयूर तमिलनाडु के जो है तिरुचिरापल्ली जो वैभवशाली भवनों वाली जो भव्य नगरी थी। चोल का प्रमुख बंदरगाह जो था कावेरीपट्टनम अथवा जो है पुहार था, और संगम कवियों ने बाजार के सैनिक द्वारा सुरक्षित भी बताया गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। धर्म के क्षेत्र में संगम काल में जो है उत्तर भारतीय तथा दक्षिण भारतीय परंपराओं के मध्य शांतिपूर्ण तथा निकट के काफ़ी संबंध थे। किसके अंतर्गत? धर्म क्षेत्र के अंतर्गत संगम काल और उत्तर भारत में काफ़ी निकटतम संबंध थे, और धार्मिक जो है कर्मकांड करवाने वाले ब्राह्मणों ने दक्षिण भारत में इंद्र, विष्णु और शिव इत्यादि की आराधना को लोकप्रिय बना दिया। यानी देखा जाए तो इंद्र, विष्णु का और शिव का इस समय के दौरान पूजनीय माना गया था। जैन तथा बौद्ध भिक्षुकों को भी तमिल क्षेत्रों में अस्तित्व के प्रमाण हमें मिलते हैं। स्थानीय नागरिक विशेषकर पहाड़ों पर निवास करने वाले मुरुगन नामक देवता की आराधना किया करते थे। यानी मुरुगन जो था उनका सबसे प्रिय देवता थे जिनका वो आराधना किया करते थे। जैसे उत्तर भारत में जो है युद्ध देवता कार्तिकेय माना जाता था, यानी इनको मुरुगन को जो है उत्तर भारत में जो है कार्तिकेय माना जाता था, जो कि बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट बात यहाँ आ जाता है। यदि इस बात को हम संक्षेप में कहें तो संगम साहित्य, प्रेम और भावनाएं, युद्ध तथा सामाजिक आचरण पूर्व मध्यम से लेकर ईसा पूर्व 300 से 300 ईस्वी तक तमिल क्षेत्र के जो है राजनीतिक संघर्ष, सामाजिक विषमताओं का आर्थिक समृद्ध एक जो है पुण्य चित्र प्रस्तुत करता है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट तो ये भी रहेगा कि हम इसको मैप के अंतर्गत भी देखें कि ये क्षेत्र कैसे फैले हुए थे। चलिए देखते हैं मैप में कि ये क्षेत्र कहाँ तक विस्तृत थे और संगम काल की इसकी क्या महत्वता थी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो है आपका जो है मध्य प्रदेश के साइड नर्मदा, तप्ती, लोरा, अजयना जो है नागपुर, महानदी, ये सारे के क्षेत्र जो थे इन क्षेत्र के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट थे, बहुत ज़रूरी था। और इसके नीचे भी काफ़ी क्षेत्रों में ये क्षेत्र
देखिए यहाँ पर जो है आपको दिख रहा होगा प्राचीन स्थल और आधुनिक शहर। देखिए प्राचीन जो थे स्क्वायर में बने हुए हैं, यानी देखिए उड़ियार, ठीक है, कांची, महाबलीपुरम से सारे क्षेत्र थे उस समय, ठीक है। इसमें तुंगभद्र भी था, यानी सारे क्षेत्र जो थे तमिलनाडु के साथ थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे और काफ़ी ज़रूरी थे। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च करेंगे वो तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास, 9th, 10th, 11th, 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th + 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊँगा जो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना, बाय।